गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कशन किया था और ग्रिड चैम्बर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है स्कीमिंग टैंक, उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि स्कीमिंग टैंक का यूज़ क्यों करते हैं, और उसके आगे हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन टैंक, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और सेडिमेंटेशन टैंक से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर हम कोई सेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन करते हैं तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। तो बेसिकली हमने इससे पहले जो ग्रिड चैम्बर का डिस्कशन किया था उसमें हमने बताया था कि जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्रिड चैम्बर से रिमूव करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक, तो स्कीमिंग टैंक का यूज हम बेसिकली जो वेस्ट वाटर में या वाटर में ग्रीस एंड ऑयल होते हैं उनको रिमूव कराने के लिए स्कीमिंग टैंक का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा रेक्टेंगुलर टैंक होता है, ये हमारा स्कीमिंग टैंक जो होता है, इसमें हम टैंक के बॉटम से वाटर में या वेस्ट वाटर में हम क्या करते हैं, एयर फ्लो कराते हैं, एयर को कंप्रेस कराते हैं। इससे क्या होता है कि जो वाटर होता है या वेस्ट वाटर होता है उसमें जो भी ग्रीस एंड ऑयल डिजॉल्व होते हैं वो एयर के कारण क्या होते हैं, वाटर के सरफेस पे आकर के कलेक्ट होते रहते हैं। और जब ये वाटर के सरफेस पर कलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद इनको रिमूव करके हम इसमें से ग्रीस एंड ऑयल को रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली जो स्कीमिंग टैंक होता है उसका हम यूज बस इसलिए करते हैं कि जो हमारा वाटर होता है या वेस्ट वाटर उसमें जो भी ग्रीस एंड ऑयल होगा उसको रिमूव करने के लिए हम स्कीमिंग टैंक का यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक। नेक्स्ट हमारा है सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक, अब हम बात करें जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसको किस पर्पज से यूज करते हैं। तो जो वाटर होता है उस वाटर में मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होते हैं। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करते हैं, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होती है। और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ग्रेविटी फोर्स से क्या होते हैं, जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसके बॉटम पे वो सेटल होते रहते हैं। सपोज दैट जैसे ये हमारा एक सेडिमेंटेशन टैंक है, अगर इसमें हमें सस्पेंडेड डिस्क्रीट पार्टिकल्स को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करेंगे। अब इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है पार्टिकल्स की वो क्या होती है, ग्रेटर होती है किसके, वाटर की डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा ग्रेविटी होने के कारण वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इजीली टैंक के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। और वो वेटेड होते हैं इसलिए वो धीरे धीरे क्या होते हैं, टैंक के बॉटम पे आकर के कलेक्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होगा वो धीरे धीरे क्या होता है, सेटल हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर या वाटर को पहले हम सेडिमेंटेशन टैंक में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद उसको कुछ ड्यूरेशन के लिए बिना डिस्टर्ब किए उस टैंक को वैसे ही छोड़ देते हैं, ताकि जो भी वेटेड पार्टिकल्स हो जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो नीचे अपने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण बॉटम पे वो सेटल होते रहते हैं, और बाद में फिर हम इनको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारा सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसका यूज हम किस लिए करते हैं, जो भी हमारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है वाटर में उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए हम सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करते हैं। क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी, जो भी पार्टिकल्स होंगे उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की जो हमारी डेंसिटी होती है उससे क्या होती है, ग्रेटर होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, इजिली रिमूव हो जाते हैं। तो ये मेन पर्पज होता है हमारा सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करने का। अब इसमें एक टर्म्स आता है डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम की हम बात करें तो डिटेंशन टाइम हमारा क्या होता है, डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम मीन्स कि जितने ड्यूरेशन के लिए
हम वाटर को टैंक में स्टोर करके विदाउट डिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको हम जब छोड़ देते हैं पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए, तो जितने देर के लिए हम उस टैंक को छोड़ेंगे पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए, वो हमारा जो थ्योरेटिकल टाइम होगा वो हमारा होता है डिटेंशन टाइम। जितने ड्यूरेशन के लिए वाटर को हम छोड़ देंगे पार्टिकल्स को सेटल कराने के लिए, वो हमारा ड्यूरेशन होता है डिटेंशन टाइम होता है, ताकि वो पार्टिकल्स क्या हो, इजिली सेटल्ड हो जाए, वो हमारा होता है डिटेंशन टाइम। अब इसमें हम बात करें जो हमारा सेडिमेंटेशन होता है उसकी थियरी के बारे में, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन किया था, जो हमारी थियरी ऑफ सेडिमेंटेशन होती है वो क्या क्या होती है, जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी सेटल होने की उस पर डिपेंड करेगा, वाटर की जो विस्कोसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा, और जो पार्टिकल्स की साइज और शेप होगी उस पर डिपेंड करेगा हमारा थियरी ऑफ सेडिमेंटेशन। तो ये 3 पॉइंट्स पे हमारा क्या होता है, जो पार्टिकल सेटल होंगे डिपेंड करेंगे, वेलोसिटी पे, विस्कोसिटी पे, शेप एंड साइज पे। ये हमारा थियरी ऑफ सेडिमेंटेशन होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कुछ डिजाइन क्राइटेरिया के बारे में। सेडिमेंटेशन टैंक के डिजाइन क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। डिजाइन क्राइटेरिया कि कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए अगर हमें सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा, सर्कुलर भी होता है, बस मोस्टली सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर टैंक को, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टैंक है तो उसमें हमारा लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा और हाइट या डेप्थ भी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ओवरफ्लो रेट की, कि अगर हम कोई सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करेंगे तो उसके लिए जो ओवर रेट का फॉर्मूला है, ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओवरफ्लो रेट की। ओवरफ्लो रेट, ये जो हमारा ओवरफ्लो रेट होगा ये किसके बेसिस पे होगा, जो हमारा प्लेन एरिया होगा उसके बेसिस पे होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ओवरफ्लो रेट कैलकुलेट करने का वो होता है Q अपॉन B इंटू एल, Q अपॉन B इंटू एल। अगर हम बात करें, अगर कोई हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है, ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है, ये हमारी क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक, ये हाइट हो जाएगी, हाइट या डेप्थ, फिर इसके बाद ये वैल्यू हमारी हो जाएगी B, विड्थ हो जाएगी। तो प्लेन एरिया के बेसिस पे अगर हमें ओवरफ्लो रेट कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन B इंटू एल। ये हमारा होगा डिस्चार्ज पर यूनिट प्लेन एरिया। अब चूंकि इसमें प्लेन एरिया की बात हो रही है तो इसमें हमारा क्या आएगा, लेंथ आएगा और विड्थ आएगा, तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया है, डिस्चार्ज में B इंटू एल से डिवाइड किया है। ये हमारा ओवरफ्लो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेप्थ, दूसरा पॉइंट होगा डेप्थ का। जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें क्या होता है कि जो डेप्थ की रेंज होती है वो होती है हमारी 3 to 4.5 मीटर, ये हमारी डेप्थ की रेंज होती है। जब हम डेप्थ एज्यूम करेंगे तो उसमें हमारा क्या होता है, 3 से 4.5 के बीच में हमारी डेप्थ की रेंज होनी चाहिए। बट जब भी हम कोई टैंक हम डिजाइन करते हैं, सपोज जैसे ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है, तो इसमें जब भी हम वाटर को फिल करते हैं तो वाटर को हम कभी भी बॉटम तक फिल नहीं करते हैं, वाटर को कभी भी बॉटम तक फिल नहीं करते हैं, तो उसमें हम कुछ फ्री बोर्ड छोड़ देते हैं। जैसे जहां पे वाटर फिल नहीं होगा बॉटम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड। ये जो फ्री बोर्ड होता है इसकी जो रेंज होती है वो 0.5 मीटर होती है, 0.5 या 1 मीटर भी हम इसको ले सकते हैं। तो जो फ्री बोर्ड की रेंज होती है वो हमारी क्या होगी, 0.5 मीटर से 1 मीटर। अगर हम इसमें वाटर डेप्थ की बात करें तो जितना हमारा वाटर की डेप्थ होगा वो केवल कहलाएगा वाटर डेप्थ। अगर ओवरऑल डेप्थ की बात करेंगे तो जो हमारा वाटर डेप्थ होगा प्लस फ्री बोर्ड, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उस टैंक की ओवरऑल डेप्थ हमें क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी।
तो जो डेप्थ की रेंज होगी वो कितनी होगी हमारी 3 to 4.5 मीटर। बट कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि हमारी जो डेप्थ होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम भी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम डेप्थ एज्यूम करेंगे वो हम 1.8 मीटर से कम कभी भी हम एज्यूम नहीं करेंगे। जो हम डेप्थ एज्यूम करेंगे 1.8 मीटर से कभी भी कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेकिन रेंज हमारा जो होगा वो 3 to 4.5 मीटर होगा। मिनिमम डेप्थ हम 1.8 ले सकते हैं और मैक्सिमम 6 मीटर तक जा सकते हैं। इसके अलावा हम डेप्थ हम इससे ज़्यादा और इससे कम एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेंथ। तो जो हमारा लेंथ होता है, लेंथ जो होगा टैंक का वो विड्थ का 4 गुना होता है। ठीक है, जो लेंथ होगी वो क्या होगी, विड्थ के 4 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ये कह सकते हैं लेंथ इज नॉट ग्रेटर देन 4b। 4b तक होना चाहिए, 4b से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना भी हमारा विड्थ आएगा उसका 4 गुना जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लेंथ हो जाएगा उस सेडिमेंटेशन टैंक का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेंशन टाइम का। बेसिकली ऐसे अगर हम रेंज की बात करें तो जो हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसके लिए जो डिटेंशन टाइम होता है उसका रेंज होता है 4 to 8 आवर्स। डिटेंशन टाइम का जो रेंज होगा, डिटेंशन टाइम वो हमारा कितना होता है 4 to 8 आवर्स। ये किस कंडीशन के लिए होगा, जब हमारा केवल प्लेन सेडिमेंटेशन होगा तब। प्लेन सेडिमेंटेशन, इसके लिए हमारा जो डिटेंशन टाइम होगा वो 4 to 8 आवर्स होगा। अगर सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेशन के लिए हम करेंगे ये हमारा टाइम होता है 2 to 4 आवर्स। ये होगा सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेशन, एडेड विथ कोगुलेशन। अब ये सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेशन क्या होता है, जब भी हम सेडिमेंटेशन टैंक में डिस्क्रीट पार्टिकल्स को सेटल कराते हैं तो जो पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा होगी वो क्या होगा, इजीली टैंक के बॉटम पे सेटल हो जाएगा। बट ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो जिनका वेट जो होता है बहुत ही हल्का होता है, तो उस पार्टिकल को सेटल कराने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कुछ केमिकल ऐड करते हैं, जैसे एलम वगैरह ऐड करते हैं ताकि वो उस पार्टिकल के साइज को लार्ज कर दे, या कई सारे पार्टिकल्स आपस में चिपक कर एक फ्लग बना लें। जब कई सारे पार्टिकल्स आपस में चिपकेंगे तो उनका वेट क्या हो जाता है, भारी हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा वो, और वो क्या होगा, इजिली टैंक में सेटल हो जाता है। तो उस कंडीशन के लिए जब हम केमिकल ऐड करने के बाद डिटेंशन टाइम लेंगे वो हमारा ड्यूरेशन होगा 2 to 4 आवर्स। बट अगर हम प्लेन सेडिमेंटेशन की केवल बात करें विदाउट केमिकल के तो वो हमारा होगा 4 to 8 आवर्स। तो ये हमारा डिटेंशन टाइम का रेंज होता है। बट डिटेंशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूले का भी यूज किया जाता है। अगर हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है तो डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग होता है, और हमारा सर्कुलर टैंक है तो उसके लिए हमारा डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग होता है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर टैंक के लिए डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने के फार्मूले के बारे में बात करें तो हमारा डिटेंशन टाइम टी इक्वल्स टू होता है बी इंटू एच अपॉन क्यू। बी इंटू एच क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टैंक होगा, जैसे हमारे कोई ये टैंक है इसमें ये वाटर स्टोर है, जब पार्टिकल सेटल होगा तो वो डेप्थ के अकॉर्डिंग ही सेटल होगा ना कि लेंथ के। ठीक है, तो डेप्थ और विड्थ के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, पार्टिकल सेटल होगा। तो रेक्टेंगुलर टैंक के लिए हमारा जो डिटेंशन टाइम इक्वल्स टू होता है वो होता है बी इंटू एच अपॉन क्यू। डिटेंशन टाइम टी इक्वल्स टू होता है बी इंटू एच अपॉन क्यू। ये किसके लिए है, फॉर रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक। इसमें बी हमारा क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ टैंक, विड्थ ऑफ टैंक। एच हो जाएगा हाइट ऑफ टैंक, और क्यू हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक,
तो ये हमारा रेक्टेंगुलर टैंक के लिए डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। इसको अगर जो B इंटू एच अपॉन क्यू है इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, किसके लिए? रेक्टेंगुलर टैंक के लिए। इसको आप लोग तब तक नोट करिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सर्कुलर टैंक के लिए डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं डिटेंशन टाइम सर्कुलर टैंक के लिए। डिटेंशन टाइम फॉर सर्कुलर टैंक। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल्स टू डी स्क्वायर इंटू 0.011 इंटू डी प्लस 0.785 इंटू एच अपॉन डिस्चार्ज क्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारा सर्कुलर टैंक है तो। ठीक, इसमें डी क्या होगा? चूंकि सर्कुलर टैंक है तो डायमीटर हो जाएगा हमारा सर्कुलर टैंक का डी। एच जो होगा वो हमारा हाइट हो जाएगा टैंक का, हाइट ऑफ द टैंक। ठीक, ये हमारा हो गया डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फॉर सर्कुलर टैंक के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विड्थ का, कि जो हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो विड्थ जो हमारा होना चाहिए वो b इक्वल्स टू 10 मीटर तक हम एज्यूम कर सकते हैं। बट अगर कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि वैल्यू हमारी 10 मीटर से ज़्यादा भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में b इज नॉट ग्रेटर देन 12 मीटर, यानी कि जो टैंक की विड्थ होगी वो 12 मीटर से ज़्यादा हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो जो विड्थ का रेंज होगा और वैल्यू होगी वो 10 मीटर तक हम ले सकते हैं, बट वो वैल्यू 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेक्टेंगुलर टैंक के विड्थ का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी। अगर सेडिमेंटेशन टैंक के इफिशियंसी को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा हमारा फार्मूला फ्लो थ्रू पीरियड अपॉन डिटेंशन टाइम। इफिशियंसी ऑफ द टैंक
इक्वल्स टू eta इक्वल्स टू फ्लो थ्रू पीरियड, फ्लो थ्रू पीरियड डिवाइडेड बाई डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन पीरियड। ये हमारा हो जाएगा इफिशियंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर टैंक के लिए। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो जो हमारा रेंज होता है वो 0.25 से, इफिशियंसी का रेंज 0.25 से 0.5 तक इफिशियंसी का रेंज होता है रेक्टेंगुलर टैंक के लिए। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो गया इफिशियंसी ऑफ टैंक का फ्लो थ्रू पीरियड अपॉन डिटेंशन टाइम। ठीक, ये हमारा हो गया एफिशिएंसी ऑफ टैंक का फार्मूला। लास्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो के बारे में। हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, चूंकि जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है, जब इसमें फ्लो हॉरिजॉन्टली होगा, अगर हम फ्लो यहाँ से कराते हैं, जब फ्लो हॉरिजॉन्टली होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो जनरली इसका जो रेंज होता है वो होता है हमारा 0.15 से 0.9 मीटर पर मिनट तक। 0.15 से 0.9 मीटर पर मिनट तक हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी का रेंज होता है। बट नॉर्मली हम जो एज्यूम करते हैं वो हम कितना एज्यूम कर सकते हैं? नॉर्मली 0.3 मीटर पर मिनट तक हम क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी को एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी का रेंज हो जाएगा। तो ये सारे हमारे डिजाइन क्राइटेरिया हो गए किसके लिए? सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। इन डिजाइन क्राइटेरिया का यूज करके हम सेडिमेंटेशन टैंक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेंशन टैंक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो भी हमने डिजाइन क्राइटेरिया बताया है, इस डिजाइन क्राइटेरिया का यूज करके उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है डिटेंशन टाइम, तो उसमें कुछ डेटा मिसिंग होती है। तो जब मिसिंग होगा तो क्वेश्चन में ये चीज बोला रहेगा कि एज्यूम एनी सूटेबल डेटा। तो हम डेटा को तभी एज्यूम कर सकते हैं जब हमें कुछ क्राइटेरिया पता होगा, तभी हम उस वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करते हैं। थैंक यू।